पृथ्वी ब्रह्मांड का एकमेव ऐसा ग्रह जहां सजीव पाए जाते हैं। इस पृथ्वी का 70% भाग जल से ढका हुआ है, मगर इसमें 97% जल खारा है। इसका मतलब पृथ्वी पर पाए जाने वाले कुल पानी में से केवल 3% पानी पीने योग्य है। मानव को पानी का महत्व पहले से पता था, इसलिए पृथ्वी पर समुद्र, नदियां, झील के किनारे ही मानव बस्ती हुई। मानव उत्क्रांति की अवस्था में जल, जंगल और जमीन को बड़ी अहमियत दी गई है। उपनिषदों में भी अपनी नैसर्गिक संपदा, धरोहर और पंचतत्वों को भगवान मानकर उनका गुणगान किया गया है। मानव इतिहास में इन बहती हुई निर्मल नदियों को अपनी जल संस्कृति माना जाता है। नदियां अपनी जीवन रेखा है, अपने सर्जन का प्रतीक है। केवल मानव जाति के लिए ही नहीं, बल्कि सभी पशु पक्षी, जीव जंतु, पेड़ पौधे, खेत खलियानों के लिए पानी का महत्व बहुत है। इसलिए आज भी नदियां हमारी माता है, इस भावना से उन्हें पूजा जाता है। मगर नदियों को पूजना इतना ही काफी है? एक और नदियों को पूजकर, मान सम्मान देकर हम समाधान व्यक्त करते हैं, और दूसरी ओर हम ही अपने नदियों को दूषित करते हैं। क्या यह बात सही है? भारत में गंगा सबसे बड़ी नदी है। गंगा नदी के प्रदूषण को लेकर काफी बार सवाल उठाए गए हैं, मगर फिर भी गंगा मैया अभी तक साफ नहीं हुई है। गंगा के बाद भारत की दूसरी बड़ी नदी है गोदावरी, जो महाराष्ट्र राज्य में नासिक जिले के त्र्यंबकेश्वर के ब्रह्मगिरी पर्वत से उगम पाती है। गोदावरी त्र्यंबकेश्वर से नासिक होकर तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा से प्रवाहित होकर बंगाल महासागर में जाकर मिलती है, जो 1465 किलोमीटर बहती हुई लाखों लोगों को जीवन देती है। भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग है त्र्यंबकेश्वर। यहाँ हर साल दुनिया भर से लाखों श्रद्धालु आते हैं। त्र्यंबकेश्वर का प्राचीन मंदिर शिल्प कला का बहुत सुंदर नमूना है। यहाँ के ऊंचे ऊंचे पहाड़, नेत्र सुखद वनराई, झरने, तालाब और मनमोहक निसर्ग की वजह से त्र्यंबकेश्वर पर्यटन की दृष्टि से एक बेहद खास जगह है। त्र्यंबकेश्वर कुंभ मेला के लिए भी प्रसिद्ध है। प्राचीन काल से यहाँ हर 12 सालों में कुंभ मेला का आयोजन किया जाता है। हिंदू धर्म का यह सबसे बड़ा उत्सव है। यहाँ विशेष रूप से नारायण नागबली, काल सर्प शांति, त्रिपिंडी ये पूजाएं की जाती है। इन सभी के बावजूद गोदावरी नदी अनेक कारणों से प्रदूषित है। ये सुंदर चित्र है त्र्यंबकेश्वर का, मगर ये चित्र आज का नहीं है, तो साल 1950 के पहले का है, जहां कभी शहर के बीचों बीच से निर्मल गोदावरी बहती थी। मगर केवल उस वक्त की सरकारी यंत्रणा और त्र्यंबक नगर परिषद ने गोदावरी के पात्र में और ऊपर से भी कंक्रीट डालकर उसे ढक दिया, और इस सुंदर चित्र का आज ऐसा विद्रुपीकरण किया गया है। इस कंक्रीट की वजह से जमीन के नीचे से जो नैसर्गिक स्रोत बहकर नदी में मिलते थे, उन्हें भी पूरी तरह से तबाह कर दिया गया है। इस वजह से गोदावरी अनेक समस्याओं से घिर गई है। गोदावरी को पुनर्जीवित करने के लिए त्र्यंबकेश्वर की एक सुपुत्री गए अनेक सालों से कोशिश कर रही है। वो है ललिताजी शिंदे। उन्होंने लगातार प्रशासन को निवेदन देकर इस गंभीर समस्या के बारे में ध्यान देने के लिए आह्वान किया है, आंदोलन किए हैं, और हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में भी इस विषय में न्याय मांगा है। ऐसे गोदावरी का त्र्यंबकेश्वर में आज का जो वास्तव है वो बहुत ही भयानक है, क्योंकि उसे बाल गोदावरी के नाम से जाना जाता है। अभी बाल गोदावरी के नाम के हिसाब से उसे बच्चे जैसा संभालना चाहिए, पर इधर के स्थानिक प्रशासन ने बहुत ही खेद से या दुख से बोलना पड़ रहा है, 1962 में पहली बार उसे दफनाया। बहुत बुरा लगता है ये बोलने में भी कि इस नदी पर ही उन्होंने स्लैब डालकर उसे ढक दिया। उसके बाद 1982 में फिर कुंभ आया, फिर करीबन आधे लक्ष्मी नारायण चौक से गायत्री मंदिर तक दफनाया, और 2002 के कुंभ में तो उन्होंने सारी सीमा ही पार कर दी।
उन्होंने गोदावरी उगम स्थान मतलब ए जोन का पानी होता है, ए जोन बोला जाता है वो पानी को, मतलब हम नदी के पानी को हाथ में लेकर पी सकते हैं। ऐसे पानी पे त्र्यंबकेश्वर में उन्होंने उसमें नीचे से भी कंक्रीट डाला और ऊपर भी स्लैब डालकर उसे पूरी तरीके से दफना दिया। ऐसी भयानक घटना त्र्यंबकेश्वर में घटी है। इसके विरोध में बहुत बड़ा आवाज, मतलब हम एनजीटी में गए, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। नासिक की एक बहुत बड़ी टीम हमारे साथ काम कर रही है। राजेश जी पंडित है, निशिकांत जी पगारे है। एक्सप्लॉयटेशन में क्या होता है, ये रेती निकालना, वो प्रॉब्लम त्र्यंबकेश्वर में नहीं है, लेकिन वहां पे नदियों को सीमेंट में बंद किया है, चैनलाइज किया है। हम लोग एक्चुअली तय नहीं कर सकते कि नदियों ने या नेचर ने कैसे बिहेव करना है। हम लोगों को देखो, नेचर बहुत बड़ा है, हम नेचर से बड़े नहीं हो सकते हैं। हमने नेचर को चेंज करने का वहां पे प्रयास किया है, नदियों का रुख बदलने का प्रयास हमने त्र्यंबकेश्वर में किया है, जो कि एकदम गलत है। अभी उसकी वजह से जो प्रॉब्लम आ रहे हैं, हम लोग देख रहे हैं कि त्र्यंबकेश्वर के मंदिर में भी इस टाइम 2-3 बार पानी गया, यानी कि नदी ने मंदिर में प्रवेश किया। अभी सिर्फ वो नदी नहीं है, उसमें सीवेज मिक्स भी है। तो ये इसके लोगों के मन में परसेप्शन या बहुत अलग अलग, अभी त्र्यंबकेश्वर का आध्यात्मिक धार्मिक महत्व भी अलग है। कुछ भी करें, लेकिन वो जो नदियों का रास्ता बदलने का काम हमने किया है या उसको कंसील किया है, सीमेंट कंक्रीट किया है, वो सब निकाल के, ऐसा ही हुआ था साउथ कोरिया में, सेम सिचुएशन वहां पे थी, लेकिन वहां के सारे लोग इकट्ठा हुए, शासन इकट्ठा हुआ, लोगों को साथ में लिया, सब लोगों ने सकारात्मक काम किया और आज वो इंटरनेशनल बिजनेस स्टैंडर्ड मॉडल बन गया है, सबसे बड़ा मार्केट है। अगर वैसा हो गया तो त्र्यंबकेश्वर में बीचों बीच शहर के सुंदर सी गोदावरी बहेगी और त्र्यंबकेश्वर की इकोनॉमी में भी वो बहुत बड़ी ग्रोथ होगी, डिजास्टर भी टलेगा, सब लोग खुश हो जाएंगे। अभी लोगों के मन में भी ये प्रॉब्लम्स है कि उनके घर के सामने नदी नहीं, गटार बह रही है, तो लोग गटार खोलने के लिए थोड़ा सा हिचकिचाहट है। लेकिन सबसे पहले काम तो हमको ये करना होगा कि रिवर और सीवर को सेपरेट करना होगा, उसके फ्लो को बढ़ाना होगा। फिर लोगों से बात करेंगे कि आपके घर के सामने से आपको नदी चाहिए कि नहीं चाहिए, गंगा जी चाहिए कि नहीं चाहिए, वो बात की बात होगी। लेकिन इसको फुल एक एक्शन प्लान बना के एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। पहाड़ों से आने वाली गोदावरी नीचे त्र्यंबकेश्वर में बहकर आती थी, मगर इस कंक्रीटीकरण की वजह से नदी का प्रवाह खंडित हुआ है। इसलिए गए कुछ सालों से त्र्यंबकेश्वर में बड़े तौर पर बाढ़ आने लगी है। यह अपने बिगड़े हुए नैसर्गिक संतुलन का चंद लोगों के फायदे के लिए नैसर्गिक स्रोतों को बंद करने का ये बुरा नतीजा है। साल 2013 में केदारनाथ में आए हुए बाढ़ की वजह से हुई तबाही अभी तक कोई भूल नहीं पाया है। त्र्यंबकेश्वर में ऐसी तबाही ना हो, इसलिए हमें वक्त पर जाग जाना चाहिए, नहीं तो निसर्ग के प्रकोप का हमें सामना करना ही पड़ेगा। यूनाइटेड नेशन ने डिक्लेयर किया हुआ है कि जो 50 लोग हैं जो ये प्लेनेट अर्थ को बचा सकते हैं, उसमें से वो डॉक्टर राजेंद्र सिंह है। उन्होंने त्र्यंबकेश्वर में आके कहा था दूसरा उत्तराखंड त्र्यंबकेश्वर में होगा। अभी इतना बड़ा आदमी जब बोलता है तब उसको कैजुअली लेना नहीं चाहिए। समझो एक आधा, अभी देखो हमने रिवर्स का पूरा जो पाथ है उसको चेंज किया हुआ है, जंगल कटाई हो चुकी है, ऊपर जो पर्वत है, वो जो नील पर्वत है उसके ऊपर बहुत सारा एनक्रोचमेंट हो गया है। वो नील पर्वत जो है ना, वो पहाड़ पत्थर का नहीं है, वो मुरुम का है। अगर उधर कुछ प्रॉब्लम हो गया तो मालिन जैसी दुर्घटना हो सकती है। और अगर ब्रह्मगिरी साइड में कुछ हो गया, ब्रह्मगिरी में बहुत हार्ड रॉक है, अगर हार्ड रॉक देखो, हार्ड रॉक के बीच में भी मिट्टी होती है। अगर तुम कुछ डिजास्टर हो गया, साइंटिफिकली भी उसको बात की जा सकती है, जब कोई अगर सामने डिबेट को आ जाए तो हम साइंटिफिकली भी इस चीज को बता सकते हैं कि अगर 150-200 मीटर की 3 गलियों में त्र्यंबकेश्वर बसा है, ऊपर से 2-4 बड़े पहाड़ आ गए तो कितना बड़ा डिजास्टर होगा। और अभी तो हम देख रहे हैं कि क्लाउड बस्ट की घटनाएं आम हो गई है। परसों ही बेलगांव में हमने देखा, रास्ते पे से गाड़ियां बह गई, पूना में देखा,
अभी क्लाइमेट चेंज हो रहा है, ये हम लोग माने या ना माने, लेकिन फैक्ट तो ये है कि नेचर ने मैनकाइंड के साथ वॉर डिक्लेयर किया है, युद्ध पुकारा है, और हमको उसकी भाषा समझनी पड़ेगी। और इसके लिए कोई गिने चुने लोग अगर उसके बीच में आ रहे हैं कि ऐसा नहीं करना चाहिए, तो उनको समझाना पड़ेगा कि भैया आपके ना समझने से पूरे समाज को अगर तकलीफ हो रही है तो आप भी थोड़ा सहकार्य करें। और हम लोग नेचर से दोस्ती नहीं करेंगे तो नुकसान हमारा ही है, ये तो तय है। इतना ही नहीं, बल्कि कुछ सालों पहले गोदावरी के इस पात्र में त्र्यंबकेश्वर शहर का मलमूत्र और कूड़ा कचरा डाला जाता था। यह नदी है या गटर? ऐसा सवाल हर पर्यटक पूछता था। मगर ललिता जी की पहल की वजह से आज शहर का खराब पानी गोदावरी में छोड़ना बंद हुआ है। अपने आप में यह एक बड़ी उपलब्धि है। गोदावरी नदी अपने पूर्व रूप से बहे, यही सभी लोगों की कामना है। इसके साथ ही ललिता जी त्र्यंबकेश्वर को वर्ल्ड हेरिटेज का दर्जा मिलने के लिए कोशिश कर रही है। पश्चिम घाट में आने वाले त्र्यंबकेश्वर और इस परिसर को अगर वर्ल्ड हेरिटेज का दर्जा मिला तो ये प्राचीन शहर, इसकी परंपराएं और सौंदर्य को जतन किया जा सकता है। उस वजह से यहाँ प्रदूषण करने वाली इंडस्ट्री और बड़ी बिल्डिंग्स तैयार नहीं होगी, बल्कि यहाँ के पहाड़, जंगल और खेत खलियान उतने ही सुंदर रहेंगे जैसे आज दिख रहे हैं। ऐसे त्र्यंबकेश्वर का ये एक बहुत अमूल्य स्थान है। कुंभ है, कुंभ का महत्व, त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग, गोदावरी, और इस वजह से त्र्यंबकेश्वर को कल्चरल हेरिटेज का जो दर्जा देना है, तो उसमें मुख्यत्व जो आज गोदावरी का प्रवाह दफनाया गया है, उस प्रवाह को मूल रूप में लाना, मतलब जो अहिल्याबाई के पेशवा के समय के जो घाट थे उन्हें मूल स्वरूप में लाना और प्रवाहित करना और प्रदूषण मुक्त करना और हेरिटेज करने के लिए नो व्हीकल जोन त्र्यंबकेश्वर में होना चाहिए, और ये होना बहुत ही जरूरी है। इस दृष्टिकोण से सरकार ने काम शुरू करना चाहिए, और ये सब हम करेंगे, एक साथ मिलके करेंगे, और त्र्यंबकेश्वर को हम एक ऊंचाई पर लेके जाएंगे। है ही वो बहुत बड़ी बात, पर वो और सुंदर कैसे होगा, पवित्र कैसे होगा, और यहाँ आने वाला हर भाविक कैसे खुश होगा, इसके लिए हम सब कोशिश करेंगे। त्र्यंबकेश्वर और नासिक में हर 12 सालों में महाकुंभ का धर्मोत्सव आयोजित किया जाता है। इस अद्भुत उत्सव में शामिल होने के लिए दुनिया भर से लाखों की संख्या में साधु संत, ज्ञानी जन और श्रद्धालु आते हैं। कुंभ पर्व ये एक ज्ञान, कर्म, साधना, धर्म और मानवता का प्रतीक है। दुनिया में इतना बड़ा आयोजन शायद ही कहीं होता होगा। भारत भूमि के उज्जवल परंपरा का कुंभ मेला दुनिया को अच्छी तरह से मालूम होना जरूरी है। इसीलिए कुंभ मेले की जानकारी यूनेस्को में भेजने के लिए ललिता जी ने कोशिश की, उसके लिए संशोधन किया और अभ्यासपूर्ण प्रस्ताव बनाकर केंद्र सरकार के सांस्कृतिक मंत्रालय के माध्यम से उसे यूनेस्को में भेजा। खुशी की बात यह है कि ललिता जी की वजह से यूनेस्को ने अपने प्राचीन कुंभ पर्व का अभ्यास किया और उसे दुनिया के नक्शे पर एक महत्वपूर्ण सांस्कृतिक उत्सव के तौर पर मान्यता दी। धार्मिक, पर्यावरण, सांस्कृतिक और सामाजिक कार्य में अग्रसर रहने वाली ललिता जी को श्री त्र्यंबकेश्वर देवस्थान की पहली महिला विश्वस्त होने का बहुमान मिला है। आज देश के विभिन्न भागों से मार्गदर्शन करने के लिए उन्हें आमंत्रित किया जाता है। विविध माध्यमों में उनका काम प्रसिद्ध हुआ है और उनके इस अलग काम को बेहद सराहा गया है। प्राचीन ग्रंथ, मंदिर, कला और परंपराओं के बारे में उनकी आस्था और अभ्यास सबके लिए बेहद ही उपयुक्त है। उनको देश विदेश के प्राचीन मंदिर और संस्कृति का संशोधन करने की इच्छा है। हम जैसे संवेदनशील लोगों को आज जरूरत है ललिता जी जैसे निस्वार्थ और हिम्मत वाले लोगों के साथ खड़े होने की। अगर आज हम अपने पर्यावरण और निसर्ग को बचाने के लिए आवाज नहीं उठाएंगे तो बहुत देर हो जाएगी। हमें ही आगे होकर अपनी धरोहर बचानी होगी, नहीं तो कल जाकर हमें अपनी अगली पीढ़ी को कोई चित्र दिखाकर बताना पड़ेगा कि यहाँ कभी नदी, झरने, जंगल, पहाड़ हुआ करते थे। उससे पहले हमें कुछ पहल करनी होगी। अपनी परंपरा के साथ ही
अपने पर्यावरण की रक्षा और संवर्धन करना अपनी जिम्मेदारी है। ये केवल पानी नहीं, ये जीवन है। ये निर्मल बहता रहे, सबको खुशहाली भरा जीवन मिलता रहे।